चलिए चलते हैं सन 1964 में और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक खतरनाक घटना की कहानी की। तो नीलकंठ नाम के ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गांव में रहकर अच्छी खासी अपनी परिवार के साथ अपनी जिंदगी काट रहे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता, इनके 3 भाई और इनकी पत्नी भी थी। दरअसल सीन ये था कि बचपन से ही जो नीलकंठ जी थे ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया थे। इनके भाई और ये खुद अपने ही गांव के एक मात्र स्कूल में पढ़ते थे। अलग अलग क्लासेस में पढ़ते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने का खोला हुआ ये स्कूल था भाई, बड़ा बढ़िया वाला स्कूल था। लेकिन ना, इनके जो भाई थे, 2 बड़े भाई और एक छोटा वाला भाई, उनका ना पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। लेकिन नीलकंठ जी को पढ़ाई में बड़ा मज़ा आता था। इसी वजह से जब वो अपना कंप्लीट किए ना पढ़ाई, तो गांव के सभी लोग बोलने लगे कि गांव में देख लेना, सबसे बड़ी नौकरी नीलकंठ को ही मिलेगी। और बस इसी एक चीज के साथ ये नौकरी की तलाश में लग गए। बड़े हो चुके थे ना, अब नौकरी की उम्र आ गई थी। कुछ ही समय में अब शादी भी करवाने की बात चल रही थी, क्योंकि पहले के जमाने में शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन ये जिद में थे कि मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं नौकरी वोकरी ढूंढने लगूंगा, तो फिर देख लेना, फिर शादी करवा देना या फिर नौकरी मिलने के बाद ही कराना भाई। लेकिन सीन ये था कि शादी वादी की बात बहुत नज़दीक आ गई थी, तो ये जगह जगह पे अपना जो फॉर्म वॉर्म होता है ना, वो भेजने लगे। फिर हुआ ऐसा कि इनको किसी एक कंपनी से अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। दरअसल ये जो कंपनी थी, ये जो ऑफिस था, इनके गांव से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर था। वो एक थोड़े बड़े टाउन में था। जैसे ही वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, यहाँ पर छटमंगनी पटबिहा हो गई। रिस्पॉन्स लेटर में लिखा हुआ था कि नीलकंठ जी, हमको आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत पसंद आई है। हम चाहते हैं कि आप इतनी इतनी तारीख से ज्वाइनिंग कर लें। ये दिसंबर की पहली तारीख होगी। आपको पूरे हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक काम करना पड़ेगा और 3 दिन की आपकी छुट्टी होगी। इतनी इतनी पगार होगी। कृपया 9 सवा 9 बजे के आसपास दिसंबर की पहली तारीख को पहुंच जाए। जैसे ये लेटर नीलकंठ जी ने पढ़े और परिवार के सारे लोगों ने देखे, तो अलग ही खुशी की लहर इस पूरे खानदान में दौड़ पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी पहली बार किसी को यहां पर ऐसी मिली थी। फिर क्या था, आखिरकार वो वाला दिन आ गया जब ये अपनी नौकरी करने के लिए सुबह 8 बजे उठ के अपने ऑफिस के लिए निकले। 8:30 बजे इनको अपने गांव के बस स्टॉप से बढ़िया बस मिल गई। 9 बजे के आसपास ये अपने उस टाउन में पहुंच गए जहां पर इनका ऑफिस था। वहां से बस कुछ ही मिनटों की, यानी 2 या 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इनका ऑफिस था। आज का दिन तो इतना अच्छा गया यार, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। नहीं, आज कोई भूतिया एक्टिविटी नहीं हुई है। अब थोड़ा सा आपको इनका रूटीन समझाता हूं। अब इनका कैरेक्टर बैठ गया, अब इनका रूटीन समझो। सीन ये था कि नीलकंठ जी जहां पर रहते थे, जिस गांव में, जिस घर में, वहां से लगभग 1 किलोमीटर चल के इनको बस स्टॉप तक आना पड़ता था और यहां से इनको बस मिलती थी। और ये बस लगभग आधे घंटे का सफर तय करके एक दूसरे टाउन में पहुंचती थी जहां पर इनका ऑफिस था। ये इस टाउन में अपनी बस से उतरते थे और 2 मिनट तक पैदल चलकर अपने ऑफिस पहुंच जाया करते थे। इसी वजह से ये सुबह 8 बजे तो अपने घर से निकलते थे, लेकिन शाम के 7:15 बजे अपने घर पर पहुंचते थे, क्योंकि ये अपने टाउन से 6:30 बजे के आसपास बस पकड़ते थे, जो कि 7 बजे के आसपास इनके गांव पहुंचाती थी और 15 मिनट इन्हें घर पहुंचने में लगते थे। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी। इनको जॉब करते करते पूरे पूरे 20 दिन हो चुके थे। एक दिन इनके ऑफिसर इनके सामने आते हैं, बोलते हैं, भाई नीलकंठ, हम तुम्हारी परफॉर्मेंस से बड़े खुश हैं। आज ऑफिस का थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, वो निपटाओ। आज तुम अपनी 6:30 बजे वाली बस नहीं पकड़ पाओगे, रात वाली पकड़ना। नीलकंठ जी को बहुत अच्छे से पता था कि रात में 10 बजे एक बस है, लेकिन परिवार वालों को तो किसी को बताया नहीं है भाई कि आज हमें ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। परिवार वाले, घर वाले लोग, मेरी पत्नी नई नई जो आई हुई है, मेरे भाई लोग बड़े टेंशन में आ जाएंगे। अरे ठीक है यार, ऑफिस का काम है, ऑफिस के लोग सारे खुश है, काम करने बैठ गए। ऑफिस के एक एक इंसान अपना काम कर करके घर की तरफ निकलने लगा। फिर क्या था, रात में 9 बजे के आसपास नीलकंठ जी का काम पूरा कंप्लीट हो गया और वो भी चौकीदार को बाय बाय बोल के बस स्टॉप के लिए निकल पड़े। लेकिन बस तो रात के 10 बजे आने वाली थी ना।
10 बजे आई। अब वो बस से उतरे। अब जब वो बस से उतरे ना तो दिन भर की बहुत थकान हो गई थी। यार देखो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शारीरिक मेहनत करो तो ही थकान होती, नहीं। मानसिक मेहनत करो तो उससे ज़्यादा थकान कई बार होती है। आप खुद नोटिस कर लेना। तो ये बहुत देर से लगे हुए थे, ऑफिस से काम करने में लगे हुए थे। इस वजह से बहुत थक गए थे। अब ये जिस बस स्टॉप में उतरे अपने घर जाने के लिए, जहाँ से इनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर था, उस दिन ना ऐसा हो गया था कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। नीलकंठ जी सोच रहे थे कि यार जल्दी जल्दी मैं अपने घर को पहुंचूं। ये बढ़िया से अपने बस से उतरे और पैदल पैदल घर की तरफ जाने लगे। एक छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बताया कि ये जिस बस स्टॉप में उतरते थे अपना घर जाने के लिए ना, वहां से इनके घर तक का जो रास्ता था वो इतना क्लियर और इतना प्रॉपर रास्ता नहीं था। क्योंकि मैं सन 1964 की बात कर रहा हूं, एक छोटे गांव की। तो बात यह है ना भाई कि वहां पे ना ऐसे प्रॉपर रोड वोड नहीं बनी रहती थी छोटे गांव में इतने पहले, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ था अंग्रेजों को गए हुए। तो वहां पे बहुत सिंपल सी कच्ची रोड रहती थी, कई बार पगडंडियों का रास्ता भी होता था। तो इनका जो घर जाने का रास्ता था ये थोड़ा कच्चा रास्ता था और फिर वो लिटरली पगडंडी वाला था। पगडंडी बहुत सारे लोग को नहीं समझता होगा, मैं बताता हूँ। एक ऐसा रास्ता होता है ये कि जहाँ पर ना उबड़ खाबड़ रहता है सब कुछ, पत्थर वत्थर निकले हुए हैं, झाड़ी वाड़ी रोड में उग गई है। ऐसे रास्ते को पगडंडी वाला रास्ता कहा जाता है। रास्ते से ही पानी बहकर जा रहा है, ऐसे रास्ते होते पगडंडी। तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, लगभग आधे किलोमीटर का, और फिर आधे किलोमीटर का पगडंडी वाला रास्ता था भाई। अब आज बहुत ज्यादा ठंड थी, चारों तरफ कोहरा था और साथ ही साथ अच्छा खासा अंधेरा भी था। ना जाने आज चांदनी रात ढंग से हुई नहीं थी या फिर कोहरे ने ही पूरे आसमान को खतरनाक तरीके से ढक डाला था। ना जाने क्यों आज का ये माहौल एक अजीब सा डर मन में बैठा रहा था। ये बढ़िया बस से उतरे और घर की तरफ बढ़ चले। ये कच्चा रास्ता कंप्लीट किए ही है कि थोड़ी आगे जाकर एक खजूर का पेड़ आया। उस खजूर के पेड़ को जैसे इन्होंने क्रॉस किए ना, पीछे से किसी की आवाज आई, अरे नीलकंठ, इतनी रात गए, यहां से कहां जा रहे हो? ये घबरा गए, रुके, ये किसकी आवाज है? पीछे पलटकर देखने लगे, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो दूर दूर तक सिर्फ एक घना अंधेरा, क्योंकि ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही, जैसा मैंने बताया, चांदनी रात थी। कोई दिखाई नहीं दिया। इनके मन में थोड़ी सी एक सिरहन आई, साला वैसे ही ठंड लग रही है, वैसे ही माहौल आज का डरावना है, चारों तरफ कोहरा है, और फिर ऐसे किसी की आवाज आई जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। नीलकंठ जी ने उस आवाज को इग्नोर किए, कुछ मिनट रुक के और फिर वापस से अपने घर की तरफ चलने लगे। लेकिन अब 2-4 कदम आगे बढ़े हैं कि एक और खजूर का पेड़ आया और इस पेड़ के पास से भी इन्हें आवाज आई, अरे नीलकंठ, इतना क्यों घबराते हो? मैं हूं माधव। जैसे ही नीलकंठ जी ने माधव सुने, अरे थैंक गॉड, जान में जान आई, क्योंकि ये माधव कोई और नहीं बल्कि नीलकंठ जी का पड़ोसी ही था। नीलकंठ जी रुक के थोड़ा सा सांस लिया और बोले, अरे माधव, तुम यहां पर कैसे इतनी रात गए? मैं तो आज लेट हो गया था, अपने ऑफिस से लौट रहा था, लेकिन तुम यहां पर कैसे इतने बजे? क्योंकि इस समय वक्त हो रहा था लगभग 11:15 का, और 11:15 इतने पुराने जमाने में एक छोटे गांव में बहुत ज्यादा समय होता था। तो नीलकंठ जी के दिमाग में आया कि यार इतनी रात गए, कोई अपने घर से बाहर कैसे निकल सकता है? आधी रात हो चुकी है। फिर अचानक से सोचे, हो सकता है शौच के लिए आया हो, क्योंकि घर में पहले तो बाथरूम्स होते नहीं थे। चलो चलो, मैं भी घर की तरफ जा रहा हूं, तुम भी चल लो। माधव, वैसे भी इस रास्ते के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि यहां से अकेले नहीं गुजरना चाहिए। पता नहीं ये रास्ता कैसे बदनाम होना शुरू हो गया। मैं तो रोज अपने ऑफिस यहीं से आता जाता हूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया है, मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा है। ऐसा नीलकंठ जी बोले जा रहे हैं और पीछे से माधव की की आवाज आ रही है। बस ये चलते जा रहे हैं और माधव के कदमों की और हूं की आवाज आ रही है। माधव पीछे से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा था। अभी तक नीलकंठ जी को माधव दिखा नहीं था, सिर्फ उसके चलने की आवाज आ रही थी, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। कुछ मिनट तक चलने के बाद इस पगडंडी को भी ये दोनों ने क्रॉस कर दिए। फिर आया एक छोटा सा तालाब।
इस तालाब के थोड़ी ही आगे जाके नीलकंठ जी का घर लग जाना था। लेकिन जैसे ये तालाब के पास पहुंचे तो बस्ती आ गई थी। और ऑब्वियसली उस जमाने में लाइट थी, भले ही कम होती थी लेकिन थी। लोग घरों के सामने भी रात बेरात लालटेन लटका कर रखते थे, क्योंकि जो बहुत छोटे गांव के होते थे उनको ये भी डर होता था कि कोई जंगली जानवर हमारे घर के आसपास ना जाए, घर में घुस के हमारे बच्चों को उठाकर लेकर ना चले जाए। इसलिए लालटेन लटका कर रखते थे, क्योंकि जानवरों को ज्यादातर रोशनी से और आग से डर लगता है। तो जैसे ही माधव जी उस तालाब तक पहुंचे तो थोड़ी रोशनी दिखी और माधव जी को अपने घर की एक दीवार दिखने लगी, इस साइड वाली। अब अचानक से नोटिस किया कि अरे पीछे से कुछ चलने की आवाज नहीं आ रही है, माधव कहाँ चले गया। तुरंत पलटे और देखे क्या कि माधव तो है ही नहीं। ये शॉक्ड, दूर दूर तक का विजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिटरली बस्ती लग चुकी थी और रोशनी दिखाई दे रही थी। माधव दिखाई नहीं दे रहा है यार, कहाँ चले गया। ये रुक के आवाज भी लगा है, माधव माधव कहाँ हो तुम। इतने में ही नीलकंठ जी को याद है, अरे हो सकता है इस वाले रास्ते से निकल गया हो, क्योंकि जैसे ही तालाब लगा था उसके 2 कदम आगे चल के ही एक लेफ्ट में रास्ता कट गया था। इनको ऐसा लगा कि हो सकता है माधव उस तरफ से बढ़ गया होगा, क्योंकि उस तरफ से उसका घर नजदीक पड़ता है। मैं सीधे सीधे जाता हूँ। माधव जी 4 कदम चले ही हैं कि अचानक से इनके दिमाग की घंटी बजी, टाक। माधव की तो मृत्यु लगभग 1-1.5 महीने पहले हो चुकी थी। पास इनका दिमाग खराब हो गया। बोले ये क्या था, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं याद आई। नीलकंठ जी वहीं के वहीं खड़े होकर रह गए। ठंडी हवा चल रही है, कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही है, कहीं से उल्लू चिल्ला रहे हैं, चमगादड़ झड़ 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 करके इनके ऊपर नीचे मंडरा रहे हैं। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक चमगादड़ तो उड़ के एकदम इनके कान के नजदीक से गया, तब ये रियलाइज किए कि मुझे यहाँ पर खड़े खड़े तो 10-15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर माधव तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि माधव की मृत्यु तो 1-1.5 महीने पहले ही हो चुकी है। ये गड़बड़ा के अपने घर की तरफ वापस से बढ़े और फिर जैसे ही अपने घर की दीवार तक पहुंचे हैं, उन्हें माधव का घर भी दिखाई दिया थोड़ी आगे। डर के वहीं पे फिर से सहम गए और माधव के घर के दरवाजे की तरफ देखने लगे, जो बंद था। सामने एक लालटेन लटक रहा था, धीरे 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 हिल रहा था। अचानक से उस लालटेन से किसी की परछाई घर के अंदर जाते हुए दिखाई दी है। कितने में इनके घर का गेट खोला, टक टक टक। हाँ, ये नॉर्मल हुए और वहां से नजर हटा पाए, क्योंकि वहां पर किसी की परछाई दिखी थी। यहां पर गेट खोला, इनका छोटा भाई आया हुआ, हाथ में लालटेन लेके। अरे भैया, आज आप इतनी लेट कैसे हो गए। घर में सारे लोग बहुत चिंता में थे। आप 7-7:15 बजे तक आ जाते हैं, आज लगभग 11 आपको बज गए। क्या कर रहे थे भैया आप अभी तक, कहाँ थे। इन्होंने बोले, अंदर चल तो सही, फिर बताता हूँ। अंदर गए हैं भैया। अब सब इनके चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखकर समझ गए कि कुछ तो झोल झपाटा हो गया है। इन्होंने अपने बड़े भैया से पूछे, भैया वो जो अपने पड़ोस में आखिरी वाले घर में माधव रहता था, उसकी मृत्यु हो गई है ना। भैया ने बोले, हाँ मृत्यु हो गई है। वो तेरे शादी का माहौल चल रहा था ना, उसी समय हुई थी। हम में से कोई नहीं जा पाया, हमें बस उसकी मृत्यु का कारण पता चला। ये थोड़े एक्साइटेड हो गए। हाँ भैया, कैसे हुई उसकी मृत्यु। भैया ने बताया कि इतना इंटरेस्ट से तू क्यों पूछ रहा है, आज अचानक से, तेरी तो इतनी बातचीत नहीं थी माधव से। ये भैया को A to Z पूरी बात बता देते हैं। अब भैया शॉक्ड। हो सकता है बोले कि माधव इसीलिए तेरे पास आया होगा ताकि उसके साथ जो उस रात को हुआ था वो तेरे साथ ना हो। ये बोलते हैं कि क्या हुआ था भैया, मैं जॉब और शादी के चक्कर में अपने मोहल्ले गांव परिवार वालों से थोड़ा टूट कर रह गया। क्या हुआ था ऐसा माधव के साथ कि उसकी आत्मा आज मेरे पास आई। भैया ने अब बताए कि इसी तरह से माधव भी उसी रास्ते से रात बेरात गुजर रहा था, वही रास्ता जिसको आज लोग ठीक रास्ता नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते पता है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे चोर लुटेरे घूमते हैं। दरअसल रात के 12-1 बजे के आसपास वो उसी रास्ते से गुजर रहा था और एक
चोर डाकुओं की टुकड़ी थी जिसमें रहे होंगे 10-12 लोग आराम से, क्योंकि माधव कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। उसे अखाड़ा लड़ना आता था। वो एक साथ 4-5 लोगों को चित कर सकता था। जब तक सामने कोई पहलवान ना हो उसके सामने टिकना आसान लोगों की बस की बात नहीं थी। पक्का उस दिन कुछ चोर लुटेरे की टुकड़ी ही उसके पास आई होगी, किसी बात पर बहस हुई होगी। चोर लुटेरों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और वहीं पर माधव की मृत्यु हो गई। सुबह सुबह गांव का ही एक व्यक्ति, जो कि माधव के 2 घर छोड़ के ही रहता था, शौचालय के लिए उसी रास्ते की तरफ गया और देखा कि माधव तो वहां पर मरा पड़ा हुआ है और आसपास कुछ हथियार भी। तुरंत ही भागता हुआ आया, हल्का भी नहीं हुआ, भागता हुआ आया और माधव के घर पे सारी बात बताया। बस फिर क्या था, माधव का अंतिम संस्कार हो गया। अपन में से कोई नहीं जा पाया क्योंकि तेरी शादी वाला एकदम वो शायद हल्दी वाला दिन था कि कौन सा वाला दिन था। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। लेकिन मैं समझ गया नीलकंठ, आज जो माधव की आत्मा तेरे पास आई थी वो तुझे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुझे प्रोटेक्ट करने आई थी। सच बता रहा हूं, अगर तेरे आस पास आज कोई भी उल्टा सीधा आदमी भटका होता ना, तो माधव की आत्मा उस गलत आदमी को गलती से भी नहीं छोड़ी होती। बस ये वहीं पर ठंडे पड़ गए। इस दिन के बाद से इन्होंने कभी हिम्मत नहीं जुटाए। भाई भले ही मदद करने के लिए वो आई थी आत्मा, लेकिन थी तो वो एक आत्मा। माधव था तो एक भूत।